हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग कंपास चैनल के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स चैप्टर में आज हम लोग देखने वाले हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम इज़ एन एसेंशियल मिनरल दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो कैल्शियम एक ऐसा इम्पॉर्टेंट या एसेंशियल मिनरल है जो हमारे बॉडी के वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट देखेंगे फंक्शंस क्या क्या है कैल्शियम के। तो सबसे पहला है बोन एंड टीथ फॉर्मेशन। तो कैल्शियम हमारे बॉडी में बोन एंड टीथ फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और अप्रॉक्सीमेटली 99% जो हमारे बॉडी में कैल्शियम है वो स्टोर होता है हमारे बोन और टीथ्स में। नेक्स्ट पॉइंट है नर्व कंडक्शन। तो कैल्शियम बहुत ही ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करने में, जिसकी वजह से इजीली नर्व कंडक्शन का प्रोसेस हो पाता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट फंक्शन जो है कैल्शियम का वो है मसल कंट्रैक्शन। तो कैल्शियम क्या है, एक बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है या इनेबल करता है एक्टिन मायोसिन इंटरेक्शन में, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस हो पाता है। किसकी वजह से? एक्टिन मायोसिन का एक्शन बॉडी में हो पाता है, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड क्लॉटिंग। तो कैल्शियम एक क्लॉटिंग फैक्टर है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, तो कैल्शियम एक क्लॉटिंग फैक्टर है जिसके वजह से ये ब्लड क्लॉटिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। साथ ही साथ एंजाइम एक्टिवेशन में भी कैल्शियम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कुछ ऐसे एंजाइम हैं हमारे बॉडी में जिनका एक्टिवेशन के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी या वाइटल होता है, जैसे कोएगुलेशन कैस्केड में। फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जैसे कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज या लाइपेज। मेटाबॉलिक एंजाइम्स हैं जैसे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, एटीपीएज। ये सारे जो एंजाइम है इनके एक्टिवेशन में भी कैल्शियम का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे नॉर्मल वैल्यू की। तो हमारे कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू इन ब्लड होती है 8.6 to 10 mg per dl, 8.6 mg to 10 mg per dl के अराउंड। तो कैल्शियम से रिलेटेड दो मेजर प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में हो सकती हैं। पहला है हाइपोकैल्सीमिया और दूसरा है हाइपरकैल्सीमिया। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाइपोकैल्सीमिया के बारे में। तो हाइपोकैल्सीमिया क्या होता है? हाइपो का मतलब हो गया कमी, कैल्सीमिया का मतलब हो गया कैल्शियम की कमी इन ब्लड में कैल्शियम की कमी को हम हाइपोकैल्सीमिया कहेंगे या हाइपोकैल्सीमिया से डिनोट करते हैं। तो कितनी कमी हो जाएगी? तो हाइपोकैल्सीमिया इज सीरम कैल्शियम लेवल लोअर देन 8.6 mg पर डीएल। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम की वैल्यू 8.6 mg पर डीएल से कम हो जाती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। तो नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। तो क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमें हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला है इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अगर हमारे बॉडी में किसी भी तरीके से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में डिफेक्ट आता है, प्रॉब्लम होती है, तो उसकी वजह से हमें हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। तो क्या क्या कारण है जिनकी वजह से हमें इनहिबिशन होगा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में? तो उसमें सबसे पहला है इनएडिक्वेट ओरल इनटेक ऑफ कैल्शियम। अगर हम कम इनटेक करेंगे ओरली कैल्शियम का तो इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, क्योंकि हमारे बॉडी में जब कैल्शियम जाएगा ही नहीं तो जीआई ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब कैसे होगा, और एब्जॉर्ब नहीं होगा तो स्लोली करके वो किसी न किसी तरीके से हाइपोकैल्सीमिया कॉज कर देगा। नेक्स्ट है मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम सच एज सीलियक स्पर और क्रॉन्स डिजीज। तो
सीलियक स्पर या सीलियक डिजीज़ या क्रॉन्स डिजीज़, इन प्रॉब्लम्स की वजह से मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो सकता है किसी भी पर्सन की बॉडी में, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। सीलियक स्पर या सीलियक डिजीज़ में क्या होता है कि इसमें हमारे बॉडी में एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से अगर कोई पर्सन ग्लूटीन इंजेस्ट करता है, ग्लूटीन का कंजम्पशन करता है, तो उसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाएगा, जो कि हमारे जो इंटेस्टाइनल लाइनिंग है उनको अफेक्ट करेगा, उनको डैमेज करेगा, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन किसी भी फूड या मिनरल का नहीं हो पाएगा बॉडी में, और उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। उसी तरीके से क्रॉन्स डिजीज़ में भी हमारा जो बॉवल लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है, जिसकी वजह से वेरियस न्यूट्रिएंट्स का मैल अब्जॉर्प्शन हो सकता है बॉडी में, और वो फिर हाइपोकैल्सीमिया कॉज कर देगा। नेक्स्ट कॉज है इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ विटामिन डी। अगर कोई भी पर्सन विटामिन डी को इनएडिक्वेट अमाउंट में कंज्यूम कर रहा है या कंज्यूम नहीं कर रहा है, तो उसकी वजह से भी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, क्योंकि विटामिन डी एक वाइटल रोल प्ले करता है किसमें, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। और अगर विटामिन डी की कमी है तो उसकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में सही से नहीं हो पाएगा और हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है एंड स्टेज किडनी डिजीज़। अगर किसी भी पर्सन को एंड स्टेज किडनी डिजीज़ है, तो किडनी डिजीज़ होने की वजह से क्या होगा कि कैल्शियम और फॉस्फेट का बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है किडनी। अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है किडनी में वो नहीं होने पाएगा, और उसकी वजह से कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जो हाइपोकैल्सीमिया कॉज कर देगी। तो ये था फर्स्ट कॉज, इनहिबिशन ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन द जीआई ट्रैक्ट। नेक्स्ट कॉज जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है वो है इंक्रीज्ड कैल्शियम एक्सक्रीशन। तो किन्हीं कारणों की वजह से कैल्शियम का एक्सक्रीशन बॉडी से अगर बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी कैल्शियम की कमी हो जाएगी, जिसे हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं। तो उसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट कॉज किडनी डिजीज़ स्पेशली इन पॉलीयूरिक फेज। तो कोई भी पर्सन जिसे किडनी डिजीज़ हुई है और वो पॉलीयूरिया फेस कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से भी कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा बॉडी से और हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। पॉलीयूरिक फेज में क्या होता है, पॉलीयूरिक फेज में एक्सक्रीशन जो होता है यूरिन का बहुत लार्ज अमाउंट में होने लगता है, एक्सीडिंग मोर देन 3 लीटर्स अ डे, एक्सीडिंग मोर देन 3 लीटर्स अ डे। ठीक है, एक दिन में 3 लीटर से ज़्यादा यूरिन का आउटपुट होता है, उसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। और जब एक्सक्रीशन ज़्यादा होगा यूरिन का तो कैल्शियम का भी एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा बॉडी से, और जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है डायरिया। तो डायरिया में भी सेम कंडीशन होगी कि डायरिया में लूज वाटर स्टूल होता है और उसकी वजह से ज़्यादा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा बॉडी से, जिसकी वजह से कैल्शियम का भी लॉस होगा और हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट कॉज जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है वो होता है स्टेटोरिया। अभी स्टेटोरिया में क्या होता है, इसमें एक्सेस फैट हमारे बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है ड्यू टू फैट मैल एब्जॉर्प्शन। फैट का मैल एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब फैट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से फैट का मैल एब्जॉर्प्शन होता है और वो अल्टीमेटली हाइपोकैल्सीमिया कॉज कर देता है। तो फैट मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से हाइपोकैल्सीमिया कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो कभी भी जब फैट मैल एब्जॉर्प्शन होता है तो इसके साथ ही साथ में विटामिन डी मैल एब्जॉर्प्शन भी होता है। क्यों? क्योंकि विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, और जब भी फैट का मैल एब्जॉर्प्शन होगा तो जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो सारे ही फैट के साथ बाइंड होकर और बॉडी से निकल जाएंगे और उनका इम्बैलेंस या उनकी कमी हो सकती है बॉडी में। तो
फैट मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हुआ, विटामिन डी का मेल एब्जॉर्प्शन हुआ और विटामिन डी का एक्सक्रीशन हो जाएगा बॉडी से, जिसकी वजह से जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं हो पाएगा, क्योंकि विटामिन डी बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में। तो इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा। नेक्स्ट है वुंड ड्रेनेज। तो जब भी वुंड ड्रेनेज होता है किसी भी साइड से, तो वहाँ से एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड लॉस होता है, और फ्लूइड लॉस के साथ साथ जो भी एसेंशियल विटामिन्स या मिनरल्स होते हैं उनका भी ड्रेनेज हो जाता है, बॉडी से एक्सक्रीशन हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। तो नेक्स्ट कंडीशन जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है वो है कंडीशंस दैट डिक्रीजेस द आयोनाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम। आयोनाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम का मतलब क्या हो गया, फ्री कैल्शियम। हमारे बॉडी में जो फ्री कैल्शियम है उसे ही हम आयोनाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम कहते हैं, और जब भी ये फ्री कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में, या आयोनाइज्ड कैल्शियम की कमी हो जाती है बॉडी में, तो उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। तो अब हमें देखना है कि किन किन कारणों की वजह से आयोनाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम में कमी हो जाती है। तो उसमें सबसे पहला है हाइपर प्रोटीनीमिया। कभी भी हाइपर प्रोटीनीमिया हो गया तो उसकी वजह से आयोनाइज्ड फ्रैक्शन ऑफ कैल्शियम जो है डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी प्रोटीन का अमाउंट ब्लड में बढ़ गया तो उसकी वजह से प्रोटीन कैल्शियम बाउंड जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब प्रोटीन और कैल्शियम आपस में रिएक्ट करने लगेंगे या फिर एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्री कैल्शियम जो है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्कलोसिस। तो एल्कलोसिस होने की वजह से भी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। तो वो कैसे होता है कि जब भी एल्कलोसिस होगा तो एल्कलोसिस होने की वजह से कैल्शियम और एल्ब्यूमिन के बीच में बाइंडिंग जो है बढ़ जाएगी। अभी कैल्शियम और एल्ब्यूमिन के बीच में जब बाइंडिंग बढ़ गई तो उसकी वजह से फ्री कैल्शियम जो है अपनी बॉडी में वो कम हो जाएगा और अल्टीमेटली वो कॉज कर देगा हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट है एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस। तो एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस में भी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। किस तरीके से कि अगर किसी भी पर्सन को एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस हो गया है तो उसके वजह से पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे फैट में, और जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड्स रिलीज होंगे बॉडी में। अभी फैटी एसिड्स क्या होते हैं, फैट होते हैं एक तरह के। तो फैट और कैल्शियम में बाइंडिंग हो जाएगी, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो फैट और कैल्शियम के बीच में जब बाइंडिंग हो जाती है तो एक प्रोसेस होता है सपोनिफिकेशन, जिसमें इनसॉल्युबल कैल्शियम बन जाता है बॉडी में, जो कि फिर स्टूल के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और जिसकी वजह से कैल्शियम की कमी हो जाएगी, अल्टीमेटली हाइपोकैल्सीमिया कॉज कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट है इमोबिलिटी। तो प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलिटी की वजह से भी हमें हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हाइपरफॉस्फेटेमिया। तो कभी भी फॉस्फेट का लेवल हमारे ब्लड में जब बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। क्यों? क्योंकि फॉस्फेट एंड कैल्शियम ये दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो कभी भी फॉस्फेट हमारे बॉडी में जब बढ़ेगा तो उसकी वजह से कैल्शियम घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि अगर फॉस्फेट जब बढ़ा तो वो क्या करेगा, कैल्शियम से बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने की वजह से वो इनसॉल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है, जो कि डिपॉजिट होने लगते हैं हमारे किडनीज में, ब्लड वेसल्स में, जॉइंट्स में और स्किन में, जिसकी वजह से जो ब्लड कैल्शियम होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो भी कैल्शियम का अमाउंट है वो हमारा डिपॉजिट हो गया कहाँ, किडनीज, जॉइंट्स एंड स्किन्स वगैरह में। तो इसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। नेक्स्ट है ऐसे मेडिकेशंस जो कैल्शियम चिलेटर्स हैं या कैल्शियम बाइंडर्स हैं। तो कैल्शियम बाइंडर्स क्या करते हैं, कैल्शियम फ्री कैल्शियम जो होता है हमारे बॉडी में उससे बाइंड हो जाते हैं और जो टोटल सीरम कैल्शियम होता है उसके लेवल को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया
हो जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। तो कभी भी कोई भी पर्सन में अगर रिमूवल हो गया है पैराथायरॉयड ग्लैंड का या डिस्ट्रक्शन हो गया है पैराथायरॉयड ग्लैंड का, तो इसकी वजह से भी हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, क्योंकि जो पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है वो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ कैल्शियम। तो जब भी पैराथायरॉयड का रिमूवल या डिस्ट्रक्शन हो गया तो उसकी वजह से पैराथायरॉयड हार्मोन का कमी हो जाएगा बॉडी में, और उसकी वजह से कैल्शियम रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। कैल्शियम रेगुलेशन डिस्टर्ब हो गया तो कैल्शियम को रेगुलेट नहीं कर पाएगी बॉडी अच्छे से, और उसकी वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि असेसमेंट हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहला है कार्डियोवैस्कुलर असेसमेंट, हमें क्या करना है। तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि कैल्शियम क्या करता है, मसल कंट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे कि डिक्रीज्ड हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मसल कंट्रैक्शन अफेक्टेड हो जाएगा हाइपोकैल्सीमिया होने की वजह से। साथ ही साथ हाइपोटेंशन हो जाएगा, डिमिनिश्ड पेरिफेरल पल्सेस हो जाएंगी। ये भी क्यों होंगी? क्योंकि जो वेसल्स हैं उनमें भी कंट्रैक्शंस नहीं होंगे, या हार्ट मसल्स में इनफ कंट्रैक्शन नहीं होंगे, जिसके वजह से इनइफेक्टिव हार्ट कंट्रैक्शन होने की वजह से हाइपोटेंशन या डिमिनिश्ड पेरिफेरल पल्सेस हो जाएंगी। सेकंड है रेस्पिरेटरी में क्या क्या चेंजेस होंगे या क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है। रेस्पिरेटरी फेल्योर हो सकता है या अरेस्ट हो सकता है ड्यू टू डिक्रीज्ड रेस्पिरेटरी मूवमेंट बिकॉज ऑफ मसल टेटनाई या सीजर। तो सीजर या मसल टेटनाई या डिक्रीज मसल कंट्रैक्शन होने की वजह से रेस्पिरेटरी फेल्योर, रेस्पिरेटरी अरेस्ट किसी भी पेशेंट में हो सकता है, इसलिए रेस्पिरेटरी मॉनिटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है न्यूरोमस्कुलर चेंजेस, क्या क्या हमें देखने को मिलेंगे। इरिटेबल स्केलेटल मसल ट्विचेस, क्रैम्प्स, टिटेनाई एंड सीजर। तो कभी भी हाइपोकैल्सीमिया होने की वजह से इरिटेबल स्केलेटल मसल्स हो जाएंगी, ट्विचेस, क्रैम्प्स, टिटेनाई और सीजर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हाइपोकैल्सीमिया होगा तो इसकी वजह से जो न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। जब भी न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से ये सारे मसल ट्विचेस, क्रैम्प्स, टिटेनाई, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है पेनफुल मसल स्पैज़म हो जाएगा, कहाँ? काफ मसल्स में या फुट में ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी। तो कभी भी पर्सन कोई इनएक्टिव है, ऐसा पर्सन जिसको कि हाइपोकैल्सीमिया हुआ है, तो क्या होगा, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी बढ़ने की वजह से पेनफुल मसल स्पैज़म होंगे। साथ ही साथ पैरेस्थीशियाज हो सकते हैं, नंबनेस हो सकते हैं, जो कि लिप, नोज़, ईयर्स को अफेक्ट करेंगे, साथ ही साथ हमारे लिम्स को भी अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव टॉर्सोज एंड चोस्टेक साइंस। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसे हाइपोकैल्सीमिया हुआ है उनमें पॉजिटिव टॉर्सो एंड चोस्टेक साइंस देखने को मिलेंगे। चोस्टेक साइंस क्या होते हैं कि कभी भी कोई पर्सन जिसको हाइपोकैल्सीमिया हुआ है उसके अगर फेशियल नर्व पे अगर हम टैप करते हैं तो उस साइड की जो फेशियल मसल्स होती हैं वो ट्विच करने लगती हैं, ट्विचिंग होने लगती है, और ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है हाइपोकैल्सीमिया के लिए। उसी तरीके से टॉर्सो साइंस भी क्या होता है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है हाइपोकैल्सीमिया के लिए, लेकिन ये ज़्यादा एक्यूरेट माना गया है। इसमें क्या करना है, कोई भी पर्सन जो सस्पेक्टेड है हाइपोकैल्सीमिया के लिए उसे एक अपर आर्म पे हम बीपी कफ बांधते हैं और सिस्टोलिक प्रेशर से 20 mmHg ज़्यादा हम बीपी कफ का प्रेशर रख करके और 3 मिनट्स तक उसे होल्ड करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो पर्सन है उसके जो रिस्ट है वो ट्विच हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा, और इसे हम एक पॉजिटिव साइन मानेंगे हाइपोकैल्सीमिया के लिए। साथ ही साथ हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस होंगे, एंजाइटी एंड इरिटेबिलिटी भी होगी। तो ये सारे क्या थे, न्यूरोमस्कुलर साइंस थे फॉर हाइपोकैल्सीमिया। रीनल में क्या क्या चेंजेस को देखने को मिलेंगे, यूरिन आउटपुट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कॉज। तो यूरिन आउटपुट डिक्रीज या इंक्रीज हो सकता है
according to the cause in hypocalcemia. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल चेंजेस में इंक्रीज्ड गैस्ट्रिक मोटिलिटी बढ़ जाएगी, हाइपर एक्टिव बाउल साउंड्स होंगे, क्रैम्पिंग्स एंड डायरिया भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में क्या क्या हमें देखना है, तो सीरम कैल्शियम लेवल देखना है जो कि 8.6 mg/dl से कम हो जाएगा। ईसीजी चेंजेस की बात करें तो प्रोलॉन्ग्ड एसटी इंटरवल्स, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी इंटरवल्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट हाइपोकैल्शीमिया में अगर इंटरवेंशंस देखें क्या क्या इंटरवेंशंस करने हैं हमें, तो सबसे पहला है मॉनिटर कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी, न्यूरोमस्कुलर, जीआई स्टेटस एंड प्लेस द काइंड ऑन कार्डियक मॉनिटर। तो क्योंकि ये सारे ही वाइटल ऑर्गन्स अफेक्टेड हो रहे हैं हाइपोकैल्सीमिया की वजह से, इसलिए पेशेंट को तुरंत ही हमें कार्डियक मॉनिटर पे रखना होगा। नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर कैल्शियम सप्लीमेंट्स ओरली और कैल्शियम इंट्रावीनसली। तो कोई भी पेशेंट जिसमें हाइपोकैल्सीमिया हुआ है तो उसे या तो ओरल या फिर आईवी सप्लीमेंटेशन देना है कैल्शियम का। नेक्स्ट पॉइंट है वाइल एडमिनिस्ट्रिंग कैल्शियम इंजेक्शन इट शुड बी एडमिनिस्टर्ड एट बॉडी टेम्परेचर एंड टू बी इन्फ्यूज्ड स्लोली। तो कभी भी कोई भी कैल्शियम इंजेक्शन इन्फ्यूज़ कर रहे हैं तो उसको स्लो इन्फ्यूज़ करना है और बॉडी टेम्परेचर पे इन्फ्यूज़ करना है। बॉडी टेम्परेचर से कम पे कभी भी कैल्शियम इंजेक्शन इन्फ्यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन है कैल्शियम का वो सही से नहीं हो पाएगा। अगर बॉडी टेम्परेचर से कम पे कैल्शियम को इन्फ्यूज़ किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा, तो कैल्शियम इंजेक्शंस का एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में सही से नहीं हो पाएगा और वो इरिटेट भी करेगा हमारे जो आईवी एक्सेस है उसे। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्टर मेडिकेशन दैट इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो ऐसे मेडिकेशंस देने हैं जो कि जिनकी वजह से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़े, जैसे कि विटामिन डी के इंजेक्शंस दे सकते हैं। विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देना है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिड्यूसेस फॉस्फोरस लेवल कॉजिंग काउंटर इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम लेवल्स। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं फॉस्फेट या फॉस्फोरस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैल्शियम के। तो जब भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है तो उसकी वजह से फॉस्फोरस लेवल बॉडी में डिक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इसकी वजह से जो काउंटर इफेक्ट होगा उससे कैल्शियम का लेवल बॉडी में अपने आप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है इनिशिएट सीजर प्रिकॉशंस। तो जो भी सीजर प्रिकॉशंस लेने हैं वो लेने हैं पेशेंट में अगर चांसेस है कि पेशेंट को सीजर हो सकते हैं तो। नेक्स्ट है कीप 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट कैल्शियम डेफिसिट। तो कैल्शियम डेफिसिट, एक्यूट कैल्शियम डेफिसिट होने पे हमें कभी भी कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% रेडी रखना है फॉर ट्रीटिंग द पेशेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू कंज्यूम फूड हाई इन कैल्शियम। तो हमें पेशेंट को या पर्सन को ऐसे फूड आइटम्स खाने के लिए इंस्ट्रक्ट करना है जिनमें कैल्शियम कंटेन ज़्यादा हो। तो ऐसे कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जिनमें कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे ही हाई इन कैल्शियम होते हैं। और भी अदर भी कैल्शियम हाई कैल्शियम प्रोडक्ट्स होते हैं या फूड आइटम्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे चीज़, मिल्क और सोया मिल्क, स्पिनच, टोफू, योगर्ट। तो ये सारे जो फूड आइटम्स हैं ये बहुत ही हाई इन कैल्शियम है और ये सारे ही दिए जा सकते हैं किसी भी हाइपोकैल्सीमिया वाले पेशेंट को। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें आगे और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।